तो ये लाप्लेस ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लाप्लेस ट्रांसफॉर्म इन कंट्रोल सिस्टम। कितने तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं ये आप देखो कि पहला सवाल हो सकता है व्हाट पर, क्या है लाप्लेस ट्रांसफॉर्म, यानी डेफिनेशन पूछ दे। डेफिनेशन में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आप लिखोगे और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आप लिखोगे, चाहे डेफिनेशन 2 नंबर का बोले या 3 नंबर का बोले। इसके अलावा प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, यानी क्या लाप्लेस ट्रांसफॉर्म के बारे में क्या क्या बातें आपको जाननी जरूरी है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन डिप्लोमा लेवल पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको जो जो बातें जाननी चाहिए। उसके बाद हाउ, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म को अगर आप समझ गए डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, तो अगला चीज है हाउ, कैसे पता करें लाप्लेस ट्रांसफॉर्म को, फाइंड आउट कैसे करें, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू डिराइव। इसके बाद है वाई, तो व्हाट वाई हाउ व्हेन वेयर, इसमें ही सारा टॉपिक आपका घूमता है कि वाई का मतलब है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। सो अगर मैं डेफिनेशन पे आता हूं कि अगर कोई सबसे सिंपल में आपसे पूछ रहा है कि डिफाइन लाप्लेस ट्रांसफॉर्म, या क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज लाप्लेस ट्रांसफॉर्म, यही दो तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि लाप्लेस ट्रांसफॉर्म इज अ मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। समझिएगा, ये एक मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। किसका होगा मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन? ऑफ कोर्स कोई मैथमेटिकल फंक्शन होगा। कोई नंबर अगर दिया हुआ है 2 तो उसको ट्रांसफॉर्म तो नहीं कर देंगे किसी और नंबर में। तो एक फंक्शन है, फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी और डोमेन में। जैसे कि 1 रुपया या $1 को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा अगर रुपये के डोमेन में, तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, जो करंट वैल्यू चल रहा है आज के रेट मार्केट में, है ना। मान लीजिए अगर 80 रुपीज चल रहा है तो $1 विल बी 80 रुपीज। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, सारा जो डोमेन है चेंज हो गया। एक डोमेन था डॉलर का, एक डोमेन है रुपये का। वैसे ही यहाँ 2 डोमेन है हमारे पास, एक है टाइम डोमेन यानी टी वेरिएबल के टर्म में अगर हम सोचेंगे, दूसरा है एस वेरिएबल के टर्म में जहाँ एस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म इज अ मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्म करता है टाइम वेरिएबल फंक्शन। कोई टाइम वेरिएबल फंक्शन है एफ टी, कोई भी फंक्शन जो टाइम वेरिएबल, उसको आप एफ टी लिखिए, एक्स टी लिखिए, ये बात समझिएगा। टाइम वेरिएबल फंक्शन अगर मैं कह रहा हूं, तो अगर मैं नाम नहीं लूं, जनरल नाम लूं, जनरल जैसे कि आप लोग को मैं बोलूं कि स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप सब उसमें आ गए, है ना। लेकिन मैं अगर बोलूंगा कि सी आर, तो इसका मतलब मैं स्पेसिफिक स्टूडेंट का नाम के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं और बात डिटेल स्पेसिफिक करूं तो मैं सीधा नाम लेके बात करूं। तो फंक्शन जब बोल रहे हैं तो सारा क्लासिफिकेशन, सेट ऑफ पीपल्स, सेट ऑफ फंक्शन कई सारे हो सकते हैं। तो जब मैं जनरल नाम दे रहा हूं तो मैं ऐसे कि लिख दूंगा कि फंक्शन ऑफ ये टाइम तो है, तो टाइम वेरिएबल फंक्शन एफ टी, क्योंकि एफ से फंक्शन है इसलिए ये चूज कर लिया। कोई एक्स चूज कर ले वेरिएबल तो एक्स टी, कहीं वाई टी, ऐसे करके जो भी होगा वो सारे टाइम वेरिएबल के जनरल एक्सप्रेशन है। कि मैं कोई भी फंक्शन अगर मुझे नहीं पता है कि अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो मैं उसको एफ टी, एक्स टी, एल टी ऐसे कह दूंगा। मतलब आपका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आपको मैंने किसी इलेक्ट्रिकल सेक्शन में बैठे हुए देखा, सेक्शन बी में देखा, सेक्शन ए में देखा, तो मैं कहूँगा अच्छा सेक्शन ए का स्टूडेंट है ये। लेकिन जब मैं आपके बारे में टिपिकली जानूंगा तो आपका नाम आई कार्ड से पता चलेगा। तो अब जब आई कार्ड पे आएंगे तो स्पेसिफिक हो जाएंगे, स्पेसिफिक हो जाएंगे तो कहेंगे भाई अलजेब्रिक फंक्शन है ना। जैसे कि आपके क्लास में हो सकता है 10th बेसिस पे बच्चे आए हों, 12th बेसिस पे आए हों, कुछ ग्रेजुएट करके भी हो सकता है कि डिप्लोमा कर रहे हो। तो अगर मैं उस चीज के बेसिस पे क्लासिफाई करना चाहूँ, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्लासिफाई करना चाहूँ तो मैं कहूँगा ठीक है ये क्लास 10th बेसिस के स्टूडेंट हैं, ये जो है इंटरमीडिएट के हैं, ये जो है ग्रेजुएट लेवल पर यहाँ पर आए, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने के बाद आए यहाँ पर। इस तरह से वैसे ही फंक्शन की भी फैमिली हो सकती है, उसके अलग सदस्य हो सकते हैं, या एक बड़ा फैमिली के सब फैमिली हो सकते हैं। तो अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो जब मैं अलजेब्रिक फंक्शन कहूंगा तो मैं कहूंगा ठीक है वो फंक्शन लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, ऐसे करके। अगर मैं कह रहा हूं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो हो सकता है मैं साइन टी कहूं, साइन ओमेगा टी कहूं, साइन थीटा कहूं, ऐसे करके और भी ऐसे सारे टर्म्स हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं टाइम वेरिएबल कह रहा हूं तो थीटा नहीं लूंगा, क्योंकि थीटा इज ओमेगा टी। तो ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम वेरिएबल फंक्शन है। तो डेफिनेशन ये है कि लाप्लेस ट्रांसफॉर्म जो है मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है किसी भी टाइम वेरिएबल फंक्शन का। अगर मैं नाम एक स्पेसिफिक नहीं लिखना चाह रहा हूं तो मैं एफ टी से दिखा रहा हूं, बाद में हम समय जैसा एग्जाम्पल होगा उसके हिसाब से वो शक्ल लिख लेंगे उसका। तो ट्रांसफॉर्म अ टाइम वेरिएबल फंक्शन एफ टी टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ एस। एफ एस इज अगेन अ फंक्शन
लेकिन ये वेरिएबल इसमें s है। जैसे कि ये एक फंक्शन है जिसका वेरिएबल x है, तो ये है 2x+3। अगर कोई फंक्शन वेरिएबल s होगा तो 2s+3 हो जाता। अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक है तो साइन ओमेगा s होता, साइन s होता, जो भी होता। तो यानी फंक्शन उसके फंक्शन में एक्सप्रेस आउट हो रहा है। तो कुल मिला के क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है किस चीज का, किसी भी टाइम वेरिएबल फंक्शन जिसको हम ft से अगर दर्शा रहे हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जो fs है। ठीक है, दैट इज डेफिनेशन। सो t इज अ टाइम वेरिएबल, s इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नोन एज लाप्लास ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं और जो साइंटिस्ट है लाप्लास नाम था उनका, तो उन्होंने जब ये यूज किया तो उसके उनके नाम पे लाप्लास ऑपरेटर कहते हैं। है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, s इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सिग्मा जो है रियल पार्ट ऑफ s है, जे ओमेगा इमेजिनरी पार्ट है, j जो है उसका वैल्यू √-1 है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली fs। कोई भी अगर ft फंक्शन है तो उसका fs, अगर वो फंक्शन अगर xt है तो उसके लिए कैपिटल x लिख लीजिए, अगर yt है तो y कैपिटल लेके s लिख लीजिए। तो सिर्फ हमें क्या करना है, टाइम डोमेन में जो फंक्शन हम ले रहे हैं वो स्मॉल लेटर में है, लाप्लास जो s डोमेन में लिख रहे हैं वो कैपिटल लेटर में। फाइन, एक बार फाइनल पढ़ दे रहा हूं मैं कि व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जाए या डिफाइन लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जाए तो ये हाफ पार्ट है, इसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मेशन में लिख दीजिए 2 लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच ट्रांसफॉर्म्स a time variable function say ft to a complex variable function fs. So t is a time variable, s is a complex variable known as Laplace operator. Laplace operator s जो है is equal to sigma plus j omega, जहाँ sigma रियल पार्ट है, j ओमेगा इमेजिनरी पार्ट है, j का मतलब √-1 है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सिंबॉलिकली लिखेंगे हम कैपिटल से और ऑपरेटर ऐसे लगा के दिखाएंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसको रीड एज करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ब्रैकेट को समझ लो ऑफ फंक्शन ft। ठीक है, इतना है। इसके बाद आप इसके क्रम में मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जो फॉर्मूला है वो भी जोड़ लीजिए, पूछा जाए ना पूछा जाए बात तब कंप्लीट होगी जब हम इतना लिखने के बाद मैथमेटिकल फॉर्मूला भी उसका लिख दें कि कैसे निकाला जा रहा है। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आप लिखिएगा, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे कि मैथमेटिकली ये जो है fs यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज अ इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट e पे पावर माइनस st डॉट ft। सो ये आपका e पावर माइनस st एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहला सकता है कि किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन में मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e पे पावर माइनस st याद रखना है कि कोई भी फंक्शन आपको दिया हो ft को आप पहले प्रोडक्ट ले लेना e पे पावर माइनस st से इंटू ft और उसके बाद उसको आपको इंटीग्रेट करना है 0 से इन्फिनिटी। जब आप ये काम करेंगे तो जो भी आपको रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा इसका, वो फंक्शन ऑफ s होगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल है t को हम 0 से इन्फिनिटी फीड कर रहे हैं। तो t जब है वैल्यू फीड करने के बाद क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, सिर्फ s का एक टर्म बचेगा जो भी फंक्शन होगा। तो इसलिए क्या कहेंगे, वो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फंक्शन, दैट विल बी फंक्शन ऑफ s। सो इस तरह से क्या कर रहे हैं कि हम t वेरिएबल के फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे s में, क्योंकि हम 0 से इन्फिनिटी फीड करेंगे, जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो t का वेरिएबल जो भी होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सिर्फ s विल बी देयर। सो दैट्स व्हाई ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, या RHS है। LHS is read as Laplace transform of ft. Laplace transform of ft is equal to integration of the product e पे पावर माइनस st ft dt। ये ध्यान रखिएगा, e पे पावर माइनस st। ठीक है, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के दो तरीके हैं। एक है बाय डेफिनेशन, बाय हम इंटीग्रेशन करके, तो आपको इंटीग्रेशन का जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपका ये स्मूथ होगा सॉल्व करते समय। दूसरा क्या है कि हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन करके ये डिटेल्स निकाल के एक टेबल तैयार कर देंगे और उस टेबल से हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सो देयर आर टू वेज, आइदर यू गो बाय डेफिनेशन एंड यूज द कंप्लीट इंटीग्रेशन प्रोसेस, और यू कैन यूज द डिराइव्ड रिजल्ट्स। ओके, तो जहां भी आपको डिराइव्ड रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं, डिराइव्ड रिजल्ट्स यूज करिए। दैट इज नो इंटीग्रेशन पूरा प्रोसेस निकाल के दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो प्रोसीजर पे आएगा हम, प्रोसीजर टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन।
सो प्रोसीजर जब हम जान जाएंगे तो उसी से हमें टेबल तैयार करेंगे, उसी से हमारे फिर आगे प्रॉपर्टीज भी निकाले जाएंगे। तो प्रोसीजर का हो सकता है कोई पूछ दे राइट द प्रोसीजर, है ना, अगर कोई ऐसा पूछ दे कि राइट द प्रोसीजर टू फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ऐसे करके सवाल हम आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि स्टेप्स में आंसर लिखना है, बट जो डेफिनेशन है वहीं से स्टेप्स में आंसर निकल जाएंगे। डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेफिनेशन कह रहा है कि लाप्लेस ट्रांसफॉर्म जो होगा किसी फंक्शन एफ टी का, यानी एफ एस क्या है? एफ एस इज द लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ टी दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इंफिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। इतना ही है। अब इसको हम प्रोसीजर में कैसे लिख रहे हैं? प्रोसीजर में ऐसे लिख रहे हैं कि ये जो फंक्शन लिखने से पहले क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना। कह रहे हैं कि स्टेप 1 क्या कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई एफ टी बाई ई पे पावर माइनस एस टी, मल्टीप्लाई एफ टी बाई ई पे पावर माइनस एस टी, मतलब बाकी चीज को अभी आप हटा दीजिए सिनेरियो से, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा कह रहा है आपको कि आप इंटीग्रेट कर दीजिए इस मल्टी प्रोडक्ट को, इंटीग्रेट द प्रोडक्ट ई पे पावर माइनस एफ टी एम टी एफ टी ई पावर माइनस एस टी एफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी आप उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, यानी ये जो डेफिनेशन था इसमें हम यहां तक पहुंच गए। अब तीसरा क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन जो आप कर रहे हैं, यानी आप यहां तक तो पहुंच गए, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब आप लिमिट लगा दीजिए, है ना। तो पुट द लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इंफिनिटी है। तो हो गया, ये 3 प्रोसेस हो गया। अब चौथा लिख दिया कि जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इस टर्म को, तो टी को तो हम वेरिएबल फीड करेंगे 0 इंफिनिटी, तो हमारा जो फंक्शन मिल जाएगा एफ एस। तो नाउ एफ एस इज अ फंक्शन इन द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस। खत्म। ये लिखने के क्रम में है, ऐसा कुछ अलग से याद नहीं करने की जरूरत है भाई। इसको देख के भी जिसको इतना मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा राइट से लेफ्ट लिख ले। मतलब हम ये कहते हैं कि लाप्लेस ट्रांसफॉर्म जो है वो इंटीग्रेशन है, किसका? ई पावर माइनस एस टी एफ टी का इंटीग्रेशन है, तो डी टी लगाना है। यहाँ क्या कह रहा है? प्रोसेस बनाने के लिए उल्टा चलिए कि पहले जो है ई पे पावर माइनस एस टी जो है, नहीं और अगर एक लिखने तो लिखेंगे लेट ई पे पावर माइनस एस टी इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि इसको इंटीग्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद एफ टी, ऐसे कर दिया। यहाँ मल्टीप्लाई एफ टी बाई ई पावर माइनस एस टी कहते हैं, मल्टीप्लाई द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पे पावर माइनस एस टी बाई इंटू एफ विद एफ टी, मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इंटीग्रेट, सो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। जब मैं सिर्फ इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। नाउ कन्वर्ट दिस इनटू अ डेफिनिट इंटीग्रल, मतलब पुट लिमिट। लिमिट क्या लगाना है? 0 से इंफिनिटी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल ऑब्टेन द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ s दैट विल बी fs। काम खत्म। तो यहां ये जो है आपका हो गया प्रोसीजर, ठीक है। देखिए टेबल एंड प्रॉपर्टीज। तो जब हमको प्रोसीजर मिल जाएगा टू फाइंड लाप्लेस ट्रांसफॉर्म, वहां से हम डिफरेंट फंक्शन, जो भी फंक्शन चूज करेंगे। अभी आप बुक में देख लीजिएगा, इसका नाम इम्पल्स फंक्शन है। अगर मैं k का वैल्यू 1 रखूंगा तो ये यूनिट इम्पल्स फंक्शन हो जाएगा। वैसे ये स्टेप फंक्शन है, k का वैल्यू अगर मैं 1 रख दूंगा तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन हो जाएगा। ये t पे पावर n है, n का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हायर ऑर्डर भी हो सकता है। तो मैंने जनरल वाला ले लिया, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, और फिर ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हो गया, यानी मोर कंपोजिट फंक्शंस हो गए, ठीक है। हम जो 3 फंक्शन को मिलाकर कंपोज कर लिए। अब ये जो रिजल्ट्स आ रहा है एफएस कुछ नहीं है, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन अंडर द कंडीशन जो डेफिनेशन में लिखा गया है। तो ये हम देखेंगे टेबल कैसे तैयार हुआ। ये टेबल तैयार करने के लिए आपको डेफिनेटली
जो है वो इंटीग्रेशन वाले रूट से जाना है, आपको इंटीग्रेशन करके ही ये सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज फाइंड आउट किया गया इसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर। तो उसमें से कई सारे प्रॉपर्टीज है, जिसमें से जो कुछ सिग्निफिकेंट है, जो ज्यादा आप यूज करेंगे अभी तुरंत अपने न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे हैं, उसमें है लीनियरिटी थ्योरम की लीनियरिटी प्रॉपर्टी की अगर मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन दे दूं, है ना, एक मैं आपको कहूं ठीक है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी, कोई कह देगा फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 7, कोई कहेगा फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो 7 का मतलब है 7 इंटू यूटी, तो ये एक स्टेप फंक्शन है जिसका स्टेप का वैल्यू 7 है, ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसका स्टेप का वैल्यू 1 है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये तो आप इंटीग्रेशन से निकालेंगे। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दे दूं एज ए सम ऑफ टू फंक्शन, सो आप इस कंडीशन में आ जाएंगे कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि अगर बहुत सारे फंक्शन आपके एक साथ अटैच्ड हैं तो आप इन जो सम का निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो आप इंडिविजुअल का मालूम है उसको सीधा निकाल करके जोड़ना है जोड़िए, घटाना है घटाइए, ठीक है। उसका से एक प्रॉपर्टी है फाइनल वैल्यू थ्योरम। अब डेफिनेशन सीधा फाइनल वैल्यू थ्योरम में ये लिखा हुआ है, किताब यहाँ से लिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो पहले ये समझे फाइनल वैल्यू किसको कह रहा है। तो किसी भी फंक्शन एफ टी का फाइनल वैल्यू वो है जब हम टी को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाए, तो जो एफ टी का वैल्यू आएगा वही उसका फाइनल वैल्यू कहला रहा है। सो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम लिमिट, ये लिमिट का सवाल है ना, ध्यान से देखिएगा कि लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी करके एफ टी को सॉल्व करें, या हम एस के लिमिट को 0 की तरफ लेके जाएं इनटू एस एफ एस। तो ये आएगा जब फाइनल वैल्यू थ्योरम हम देखेंगे, फाइन। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने ये टेबल के कुछ एक दो जो वैल्यूज हैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ बाय डेफिनेशन, कैसे लेके आ रहे हैं हम। उसके बाद आपको जो भी सवाल आएंगे ट्राई टू कमिट दिस टू टेबल इनटू मेमोरी, ठीक है। कोई आपको नहीं कह रहा है कि ये आपको टेबल यहाँ डिराइव करके दिखाना है, फाइन। ये आप अपने इंटीग्रेशन को जितना स्ट्रॉन्ग करना है प्रैक्टिस करिए, इसलिए टेबल तैयार करिए इंटीग्रेशन मतलब फाइंडिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन। बट जब आपके पास इस तरह से कोई एक्सप्रेशन आएगा, यू हैव फुल राइट्स कि आप जो है टेबल को यूज करके उसको रिजल्ट को निकाल सकते हैं। बस आपको मेंशन जरूर करना है कि आप कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हैं, ओके। तो इसको मैं अभी मिटा दूंगा, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम है। उसी तरह से ये डिफरेंशिएशन का है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास, उसको हम सीधा लिख सकते हैं s इंटू जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म उस फंक्शन का होता है एफ टी का, यानी एफ टी का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है तो उसको सिर्फ प्रोडक्ट s से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। अगर उसका हम डिफरेंशिएशन का निकालते थे, वैसे ही इंटीग्रेशन का जो है वो आ जाएगा एफ एस बाई एस। इसमें एक कंडीशन है, वो है इनिशियल कंडीशन 0, एफ 0 इज इक्वल टू 0। किताब में आपकी जो है वो डेफिनेशन को शॉर्ट करके दिया हुआ है, एफ 0 के टर्म भी आने चाहिए, लेकिन चूंकि एफ 0 0 है तो उसको अभी हटा दिया गया, ठीक है। तो आपको रिकॉर्ड नहीं होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा फिलहाल डिप्लोमा में जिसमें कुछ इनिशियल कंडीशन भी हो किसी सर्किट में या किसी मैकेनिकल सिस्टम में। तो फिलहाल हम इस पर चल सकते हैं, बट ये इनकम्प्लीट है। अगर मैं प्रॉपर लिखूं तो ये एस एफ एस माइनस एफ 0 लिखना चाहिए, यहाँ भी एस स्क्वायर एफ एस माइनस एफ 0, एस एफ 0 माइनस एफ 0 करके लिखना चाहिए। बट अभी इसका यूज नहीं है हमारे पास, हमें कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं दिया जा रहा है फिलहाल, आपकी ना बुक में है ना अभी तक कोई पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चंस में है जिसमें कि हम इनिशियल कंडीशन को भी रख रहे हैं। तो फिलहाल सेफ है, बट कॉशन रखिएगा कि ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट। बट फिलहाल आप इसे यूज कर सकते हैं अंडर दिस कंडीशन कि एफ 0 इज 0 है, तो मैं लिख ही नहीं रहा हूं जो टर्म 0 है, ओके। ये ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, इसका मैं न्यूमेरिकल आपको बना के दिखा रहा हूं। तो मैं आपको डिराइव कर रहा हूं जो यूनिट स्टेप फंक्शन है उसके लिए। तो यूनिट स्टेप फंक्शन तो यूटी होता है, मैं स्टेप फंक्शन ले रहा हूं कि मान लीजिए एक स्टेप फंक्शन है। अच्छा, आपको डिफाइन करने के लिए भी हो सकता है कि स्टेप फंक्शन को डिफाइन करने का सवाल बोला कि इस डेफिनेशन के भी सवाल बनते हैं, सारा कुछ बताया हुआ है, मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ कुछ जो डाउट्स अगर रह ना जाए, ठीक है ना। तो यहाँ डेफिनेशन देखिएगा किताब में आप, तो स्टेप फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है
इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि जो स्टेप फंक्शन है मैं ft से डिनोट कर रहा हूं उसको, दैट इज k ut। तो कोई कहेगा लाप्लेस ट्रांसफॉर्म स्टेप फंक्शन डिराइव करो। जब डिराइव करना होगा तो आप डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखोगे, आपको तो उसको करके दिखाना है, और ऐसे भी एलिमेंट्री फंक्शन डेफिनेटली इसको करके दिखाना होगा। सो जब आप डिराइव करने जा रहे हो बाय डेफिनेशन, तो आपको पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लेस ट्रांसफॉर्म, जो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा fs, क्योंकि ft क्लब fs लिखेंगे, वो होगा आपका इंटेग्रेशन ऑफ जो e पे पावर माइनस st है इनटू जो ft है ना, यही लिखते हैं ना, इनटू ft dt 0 से इंफिनिटी। तो e पे पावर माइनस st तो वैसे ही छोड़ा, जहां ft था वहां k इंटू ut लिख के dt लिख दिया 0 से इंफिनिटी। अब ut होता क्या है, ut तो 1 है, इसका मतलब ये k है, तो इसका मतलब है k को तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, e पे पावर माइनस एस टी डी टी 0 से इंफिनिटी। ये एक सिंपल इंटीग्रेशन क्वेश्चन हो गया। अब आप जिनको इंटीग्रेशन नहीं याद है, ठीक है, या कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं, तो ये समझो कि आप कहोगे कि भाई इसका इंटीग्रेशन तो निकालना है, तो आप कहोगे मुझे लेकिन मालूम किसका है, मुझे तो मालूम था अगर मुझे ex dx होता तो उसका इंटीग्रेशन ex होता है, कहोगे ये तो मुझे मालूम है। तो अगर मैं इस अंदर वाले इंटीग्रेशन को, इसको मैं अगर ex dx के टर्म में देख पाऊं तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर इसका मतलब ex dx का मतलब कि मैं ये माइनस एस टी को x के रूप में देखना चाह रहा हूं, तो चलो देखना चाह रहा हूं तो मान लेता हूं, तो लेट कह दिया कि जो माइनस एस टी है वो x है। तो हम क्या क्या बदलेंगे, हम पहला चीज तो लिमिट ये बदलेंगे जो हमारा टर्म है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर का, ठीक है, पहला काम ये, फिर हम इसको बदलेंगे, और तीसरा काम में हम जो लिमिट है उसको भी बदलेंगे। तो पहले e पावर माइनस एस टी, अब हमें क्या है dt, तो dt को मैं dx के टर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं इसको विद रिस्पेक्ट टू कोई dx से कर देगा, कोई dt से कर देगा, ठीक है, मैं इसको dt से कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हो जाएगा माइनस एस, ये डी डी टी ऑफ टी, ये डी एक्स बाई डी टी, सो ये हो जाएगा माइनस एस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो मुझे तो देखना है कि डी टी क्या है, तो डी टी निकालने के लिए मैं देख रहा हूँ कि डी टी है माइनस वन बाई एक्स डी एक्स। तो अब मेरा ये भी चेंज हो गया, ये फॉर्मेट में आ जाएगा जब मैं ऐसे लिखूंगा। तीसरा काम हो गया, पहला काम ये था, दूसरा काम ये हो गया, तीसरा काम है लिमिट को चेंज करना। तो भाई ये लिमिट तो t पे लगा हुआ है, तो ये कह रहा है कि जब t टेंड्स टू 0 जाएगा या जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा। अब चूंकि ये सारा फंक्शन s के टर्म में आ गया, तो मुझे देखना पड़ेगा कि अगर t 0 की तरफ जा रहा है तो s किधर जा रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ देखिए कि जब मैं t को 0 बनाऊंगा तो x भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और सॉरी x 0 हो जाएगा, और अगर मैं t को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊंगा तो x जो है वो माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये हो गया k, e पे पावर इसको मैं लिख देता हूँ x, dt को जब मैं लिख रहा हूँ dx, तो dt है माइनस वन बाई एस डी एक्स। तो चूंकि वन बाई एस माइनस जो है वो कांस्टेंट है माइनस वन बाई एस, इसको मैंने यहाँ ले आया, इसको 0 लिखा, इसको माइनस इन्फिनिटी लिखा। तो मैंने क्या क्या चेंज किया, मैंने देखिए मैंने ये e पे पावर माइनस एस टी को चेंज कर दिया x से, ठीक है, कर दिया। मैंने dt को चेंज कर दिया, सम टाइम फॉर्मेट ऑफ dx कर दिया, यहाँ dx दिख रहा है। अब मुझे ex dx दिख रहा है, लिमिट जो है मैंने चेंज कर दी यहाँ 0 और माइनस इन्फिनिटी। अब मुझे पता है ex dx का इंटीग्रेशन तो ex है, तो जब मैंने इसको लिखा ex, तो ये तो माइनस k बाई एस था, इसका इंटीग्रेशन जब लिखा तो ये आ गया ex, इसको मैंने लिमिट लगाया 0 से माइनस इन्फिनिटी, तो 0 से माइनस इन्फिनिटी लगाऊंगा मैं, तो माइनस के बाई एस, ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी ई पे पावर 0, ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। जब ये माइनस 1 बाहर आएगा तो ये के बाई एस हो जाएगा। तो हमारा जो है ये टेबल मिल गया। सो कुछ नहीं है, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट अ प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन, और स्पेसिफिक केस है कि जिसमें लिमिट 0 और इन्फिनिटी है और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप समझिए कि आपको सिर्फ जितना भी इंटीग्रेशन आपने बनाया होगा अभी तक
पिछले सेमेस्टर या उसके पहले वाले में, उसमें से एक स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम है डेफिनेट इंटीग्रल का, जिसमें लिमिट 0 से इन्फिनिटी है और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो आपको एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप जो है एग्जैक्टली निकाल सको। तो देखो यूटी अगर होता, मैं कह रहा हूँ यूटी का मतलब है कि यहाँ पे के क्या है, 1 है, तो क्या होगा, के का वैल्यू 1 है तो 1/s हो जाएगा। ठीक है, 7 यूटी है तो 7/s हो जाएगा। तो इस तरह से करके आपको जो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन मालूम हो कि साइन थीटा डी थीटा क्या होता था, तो आप ऐसे ही टर्म ये वेरिएबल को चेंज करके वो प्रॉपर्टी यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने टेबल तैयार कर लिया, मान लीजिए सारा प्रैक्टिस करके टेबल तैयार कर लिया, इसके बाद कोई सवाल आएगा, जैसे मान लीजिए ये सवाल आया, ठीक है, बाकी सवाल तो आप इंटीग्रेशन से निकालेगा। अगर इस तरह का सवाल आ रहा है तो आपको जो है सेकेंड मेथड यूज करना है, यानी बाय यूजिंग द टेबल नॉट द डेफिनेशन। ठीक है, उसको रफ करता हूं फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, देखिए सवाल मैं एक ही तरह का सवाल है लेकिन 3 फॉर्मेट में, एक है 7 साइन ओमेगा टी प्लस 5 कॉस ओमेगा टी, ये आपको मिड सम में दिया गया। तो इसका अगर कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बोल रहा है, मतलब कि आप इसको लिखिए अपने मन से कि लेट एफ टी जो है, यानी इधर तो आपको एफ टी है, 7 साइन ओमेगा टी है प्लस 5 कॉस ओमेगा टी। अब आप सोचिए ना, अगर मैं सिर्फ आपको देता 7 साइन ओमेगा टी, ये भी एक फंक्शन है साइन ओमेगा टी का, अगर मैं आपको देता सिर्फ 5 कॉस ओमेगा टी, ये भी एक फंक्शन है। आप टेबल से देख के लिख देते कि साइन ओमेगा टी का मुझे मालूम है, ओमेगा बाई एस प्लस जो है क्या हो रहा है, ये एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो रहा है, और अगर मैं कॉस कर दूंगा तो आप बोलोगे एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो रहा है, बट ये कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको इस तरह से देख सकता हूं कि ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, आपको अगर एकदम एलिमेंट्री फंक्शन ऐसे लिखना है तो फिर आप इसको और ऐसे लिखिए कि ये 7ft और 5f2t है, जहां कि आप इसको f1t मान रहे हैं और इसको f2t मान रहे हैं। जरूरत नहीं है वैसे, आप पूरा भी मान सकते हैं, लेकिन चलिए आपकी किताब में लीनियरिटी को लिया गया है। तो अगर ऐसे लिख रहा हूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि a1 f1t प्लस b a एंड b f2t ft है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी ये कह रही है लीनियरिटी की कि इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा इस कंप्लीट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन वो कह रहा है कि अगर अलग अलग फंक्शन होता, सिर्फ f1t अलग होता तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता, अगर f2t अलग होता तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे लिखते। तो ये कह रहा है लीनियरिटी थ्योरम कि हमें जो है इस कॉम्बिनेशन का कोई कंबाइंड करके एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बना के उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन करके नहीं ढूंढना है कि भाई पहले साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को मैं साइन समथिंग प्लस थीटा में चेंज करूं, क्योंकि ए साइन थीटा बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा से करके फिर मैं कंडेंस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाऊं और फिर उससे करूं, वैसे भी आ जाएगा। बट हमारा ये वो रूट जो होगा इंटीग्रेशन के रूट में चला जाएगा जहां आपको कि लॉन्ग हो जाएगा और ज्यादा समय लगेगा। यहाँ हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि सीधा सीधा हम इसको तोड़ सकते हैं दो अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, जहां बीच में प्लस आ रहा था साइन, इस साइन को देखिए, ये साइन बहुत सिग्निफिकेंट है, ये कह रहा है अलग अलग कर दो, अलग अलग दोनों पे ऑपरेशन कर दो, कोई फर्क नहीं है। फिर कहेगा देखो कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं है अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, यहाँ कांस्टेंट बाहर निकाल के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f2। तो अब तो ये सिंपल हो गया भाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी आपको टेबल से मालूम है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी आपको टेबल से मालूम है। तो अगर वो आपको मालूम है तो ये हो गया a f1s प्लस b f2s, काम खत्म। तो हमें मालूम है जब हम ये क्वेश्चन बनाएंगे तो ये नहीं समझाने की जरूरत है इस तरह से, ये आपको दिमाग में रखना प्रॉपर्टी को कि भाई ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं
तो आप ये लिखिए यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, ठीक है, ये तो लेट आपने मान लिया, लेट आपका ये है, तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी आप जान रहे हैं ये सही है, ठीक है, ये करेक्ट है, ओके। सो ये करेक्ट अगर है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, तो हम सीधा सीधा डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। तो सीधा सा डेफिनेशन ये कहेगा कि वी नो कि लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी इज ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी इज एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है। तो ये अभी हमने कहा कि ये जो है a इंटू एफ वन एस है प्लस b इंटू एफ टू एस, तो आपका एफ वन एस यही तो है, एफ टू एस ये है, जैसे एफ वन टी ये है और एफ टू टी ये है, तो आप सीधा ये देखिए, तो a क्या है 7 है, इसका मतलब है कि एफ एस जो होगा वो होगा 7 इंटू एफ वन एस जो है ओमेगा बाई, सॉरी ये उल्टा उल्टा, ठीक है, ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 इंटू एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया 5s प्लस 7 ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, काम खत्म, ठीक है। तो ये सवाल था आपका मिड सेम का जो आपको करना था। बहुत लोगों ने पता नहीं इंटीग्रेशन किया है, बहुत लोगों ने किया ही नहीं, है ना। अब एक बात और, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसी सवाल में, है ना, ट्विस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स जो है वो इनसाइड डेवलप नहीं अगर हुआ है प्रैक्टिस करके, तो उनको लगेगा ये तो सवाल अलग हो गया, इसमें तो ओमेगा दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ओमेगा के टर्म में सोच रहे हैं, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें आपको ओमेगा को देखना कैसे है, ठीक है। देखिएगा जरा सा कि आप कहीं फंसिएगा नहीं फॉर्मूला लगाते समय, है ना। मैं इसके दो तरह के बना, एक मुझसे पूछा गया है और एक जो मुझे भी ख्याल में आ रहा है कि इसी सवाल को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछूं। एक ऐसे पूछते कि 7 sin t प्लस 5 cos t, एक सवाल ये बन सकता है। एक सवाल ये बन सकता है इसका कि 7 sin 2 ओमेगा टी, ऐसे एन ओमेगा भी बन सकता है, बट आप थीम समझिए, प्लस cos 2 ओमेगा टी। अब आपको लगेगा कि मुझे जो प्रॉपर्टी मेरे पास है वो तो ये है कि अगर साइन ओमेगा टी का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म तो ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, कॉस ओमेगा टी का जो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है। तो आप कहेंगे यहाँ तो ओमेगा है ही नहीं, तो आप एक बार मिलाइए जरा सा कि भाई अगर मैं इस, हमेशा बेसिक को देखिए और मिलाने की कोशिश करिए कि साइन टी किस सिचुएशन में साइन ओमेगा टी अगर है तो ओमेगा कहाँ है। तो अगर मैं ओमेगा को इसके लिए 1 रख दे रहा हूं तो साइन ओमेगा टी क्या बन जाएगा, साइन टी बन जाएगा। इसका मतलब कि इस सवाल में ओमेगा छुपाया हुआ है अगर, लेकिन ओमेगा का वैल्यू दे दिया है कि ओमेगा को उसने 1 ले लिया है, तो इस क्वेश्चन में ओमेगा को मैंने सिर्फ 1 रख दिया। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने 2 का रख दिया, ओमेगा के वजह से 2 ओमेगा रख दिया, ठीक है। तो जब मैं ओमेगा को 1 रख दूंगा तो जहां जहां ओमेगा 1 है वहां 1 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7 ओमेगा, प्रॉपर्टी तो वही रखिएगा, अगर 7 साइन ओमेगा टी होता और कॉस ओमेगा टी होता जहां ओमेगा 1 है, तो ये 7 साइन ये ऐसे होता, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5s एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। चूंकि ओमेगा 1 है तो ये 7 बाई हो गया एस स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया 5s बाई एस स्क्वायर प्लस, काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ कहेंगे यहाँ ओमेगा का तो फॉर्मूला पड़ा है, 2 ओमेगा का नहीं पड़ा है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख दूं। मान लीजिए मैं इस प्रॉपर्टी को देखिए कि आपको मैंने कहा है साइन ओमेगा टी तो ऐसे ही है, अगर मैं कहूँ साइन 2 ओमेगा टी क्या है, तो अगर मैं इसको
ओमेगा डैश कह दूं कि ओमेगा डैश टू ओमेगा है, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साइन ओमेगा डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, तो वो तो ऐसा ही रहेगा ना फॉर्मूला में, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश का स्क्वायर, यानी एस स्क्वायर ओमेगा को मैं टू ओमेगा से रिप्लेस करूंगा तो हो जाएगा फोर ओमेगा स्क्वायर। और क्या अंतर है, किसी ने ये नहीं कहा है कि ओमेगा मतलब भैया कांस्टेंट टर्म है, कोई ओमेगा लिख दे कोई के लिख दे, तो आप यहाँ ओमेगा अगर ये लिख रहा हो तो इसको फिक्स नहीं कर दीजिए कि अरे ये ओमेगा तो यहाँ था, ये कह रहा है दिस इज समथिंग कांस्टेंट वैल्यू जिसको मैं ओमेगा से डिनोट कर रहा हूँ। अब ये अगर मैं यहाँ से टू ओमेगा से कर रहा हूँ, रिप्लेस कर दीजिए इसको, आप अज्यूम कर लीजिए कि ये नया ओमेगा है और वैसे ही करके आप लिख डालिए, और फिर जहां पे आपने ओमेगा डैश नया लिया था उसको रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये सवाल अगर ऐसे आएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7 ओमेगा डैश एस स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश का स्क्वायर 5s प्लस एस स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश का स्क्वायर, और फिर इस चीज को देखते हुए ये हो जाएगा 7 ओमेगा का मतलब 2 हो जाएगा, 2 ओमेगा तो 7 इंटू 2 ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, फिर 5 इंटू तो एस रहेगा उधर ओमेगा है नहीं, और ये फिर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, तो 7 2 जा 14, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5s प्लस 14 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, और कुछ नहीं होगा। तो समझिएगा कोई कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो यही फेरबदल करेगा कि आपको तो ये मालूम है, आपको टी ओमेगा हटा दिया जाए तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ओमेगा को डबल ट्रिपल कुछ भी कर दूं कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ आप उस वेरिएबल को अपने फ्रेश इस पैटर्न में देखने की कोशिश करिए और आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको दो रास्ते हैं, देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट मेथड इज बाय डेफिनेशन, यानी यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, and second method is by using Laplace transform table and properties ये अब जितना बनाएंगे आपको उतना दक्षता हासिल होती जाएगी, एक्सपर्टाइज। फिर भी आपके संतुष्टि के लिए दो और शॉर्ट क्वेश्चन ही है, वो आपको मैं बता दूं। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए बार बार तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 प्लस 8 पे पावर e पे पावर माइनस 2t है ना, इसका निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। तो भाई ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, एक है ये स्टेप फंक्शन, क्योंकि 3 का मतलब है 3 इंटू यूटी, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई कांस्टेंट नंबर दे रहा हूं मतलब वो उसमें यूटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये, इसका मतलब गिवन है ये, और चूंकि ये कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन है आपका दो फंक्शन का, तो कोई इसको ऐसे भी देख सकता है 3 इंटू एफ वन टी प्लस 8 इंटू एफ टू, तो ठीक है। फिर जो एफ एस होगा वो होगा 3 इंटू एफ वन एस प्लस 8 इंटू एफ टू एस। तो एफ वन एस क्या होगा, एफ वन एस होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन टी, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी, और F2 होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F2t, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पे पावर माइनस 2t। अब आपको पता है, आप कहेंगे फ्रॉम टेबल, यहां आप लिखेंगे फ्रॉम प्रॉपर्टी, फ्रॉम लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी के प्रॉपर्टी से आपने इसको ऐसे लिख दिया। टेबल से आप बताएंगे कि भाई ut का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो तो है 1/s, एंड e पे पावर माइनस 2t यानी e पे पावर माइनस 8t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है s प्लस a यानी s प्लस 2। तो अब आपके पास f1s भी आ गया f2s भी आ गया,
तो इसका मतलब हो गया ये 3/s हो गया और प्लस ये हो गया 8/s+2। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आप, थोड़ा सा इसको और कंडेंस फॉर्म में ला सकते हैं कि ये s इंटू s+2 हो गया, तो ये 3 इंटू s+2 प्लस 8s, तो 3s प्लस 8s 11s प्लस 2 3 जा 6, इसको s स्क्वायर प्लस 2s कर दीजिए, ये ऐसे छोड़ दीजिए। सो ऑल आर करेक्ट, ऐसा नहीं है कि यहाँ छोड़ने से गलत हो जाएगा, पर ठीक है एक लाइन कंडेंस करके रख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं आपको, मान लें आपने यहाँ तक दे दिया है तो फाइनल दे दिया ना, सारा वैल्यू आपने सारा एक्सप्रेशन दे दिया, काम खत्म हो गया। तो आपको दो बार लीनियरिटी एंड प्रॉपर्टी दो ही चीज है, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म टेबल एंड प्रॉपर्टीज। तो टेबल और प्रॉपर्टीज यूज करिए, मेथड 2 है। अगर आपको इंटीग्रेशन मेथड से जाने की इच्छा है तो आपकी इच्छा पर है कि भाई मुझे इंटीग्रेशन ही करना, जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आप बुद्धिमानी दिखाइए और लाप्लेस ट्रांसफॉर्म के टेबल को यूज करिए, बट मेंशन करिए, बिना मेंशन करे मत पढ़िए। एग्जामिनर को आपका काम है ये समझाते हुए लिखना कि मैंने क्यों किया है, ठीक है, तब आपका क्या है कि एक मैच्योर्ड आंसर होगा कि हाँ आपने एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स के साथ जो है वो सॉल्व किया। नहीं लिखेंगे तो भी कोई काट नहीं रहा है, बट ये आपके लिए अच्छा है कि आप थॉट प्रोसेस को प्रॉपर्ली जो है वो सीक्वेंस में लेके आओ। फाइन, सो ये हो गया आपका। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि सवाल ऐसे हैं, और क्या आ सकता है, और किस तरह के सवाल हैं किताब में तो आप बना चुके हैं, यही है लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत फास्ट हो जाएगा उससे, बट अभी क्या है कि बहुत वास्ट में यूज नहीं कर रहे, तो मैंने आप पे छोड़ दिया। प्रॉपर्टी पढ़िए, हो सकता है आपसे अगर कोई प्रॉपर्टी पूछ दे कि भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी है बताइए, 2 नंबर में पूछ दे, या आपसे कोई जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए पूछ दे, ठीक है। बोर्ड मेरा हो गया खराब, इसमें क्या हो रहा है, स्टेन पड़ जा रहा है जब भी लिख रहा हूँ, इट इज नॉट क्लीनिंग अप, तो मुझे इसे स्टेनर से हटा करके साफ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो आप लाप्लेस ट्रांसफॉर्म समझ गए हैं कि बाय डेफिनेशन यानी इंटीग्रेट करके कैसे निकालना है, और टेबल और प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है। आगे का सवाल अगर आता है, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हो रही है, टेबल आपको कोई तैयार करने नहीं बोलेगा, अगर आपको कोई प्रॉपर्टीज पूछ रहा है तो आप प्रॉपर्टीज जितने हैं, लीनियरिटी है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम है, फाइनल वैल्यू थ्योरम है, डिफरेंशिएशन है, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, ये सब दो लाइन है और मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और कुछ नहीं है ना। अगर कोई बोलेगा कि भाई कि फाइनल वैल्यू थ्योरम बताइए, मैं आपको अलग से बोल रहा हूँ फिर से कि मान लीजिए फाइनल वैल्यू थ्योरम कोई बोलेगा कि लिखिए, है ना, तो आपको क्या लिखना है, किताब आपको सिर्फ सीधा कह रहा है कि किसी भी फंक्शन का जो फाइनल वैल्यू होगा वो हम निकालते हैं बाय द मैथमेटिकल फॉर्मूला t टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ दैट f की। फाइनल वैल्यू थ्योरम ये कह रहा है कि उसी चीज को हम s डोमेन में निकाल सकते हैं जहां लिमिट s टेंड्स टू 0 करके हम s इंटू एफ एस कह देंगे। यानी कह रहा है कि आप ये कहिएगा कि अगर ft कोई फंक्शन है, इफ ft इज अ फंक्शन इन टाइम डोमेन एंड fs is the Laplace transform of ft, then final value theorem states that limit t tends to infinity of ft is equal to limit x tends to infinity s fs। यही कह रहा था थ्योरम, है ना। The theorem states that, ऐसे ही लिखा था, theorem states that, और नीचे ये मैथमेटिक्स लिख दिया, तो लिख रहा है the theorem is used to find the final value of a function। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स इंजीनियरिंग में सोच करके देखिए कि यानी इसको मैं फाइनल वैल्यू का डेफिनेशन दे रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन लिख दिया कि इफ द फाइनल वैल्यू ऑफ एफ टी इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एफ टी एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, इफ द, और इफ कह दें अगर हम सर्टेन कह रहे हैं कि द फाइनल वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन एफ टी इज गिवन एज
the limit of ft as t tends to infinity. अगर the final value of any function ft is given by the is the limit of the ft as t tends to infinity, that is limit t tends to infinity ft, the same can be evaluated in the s domain by changing the expression into this. So either you find the limit of this or find the limit of this. ठीक है, that is the thing, है ना, that is the thing कि t tends to जो है ये हो गया। तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, e पे पावर -80 जो फंक्शन है। आप देखिए, मान लीजिए ये फंक्शन दिया हुआ है, कोई बोले इसका फाइनल वैल्यू क्या है। अब आप देखिए, आप ग्राफ देख के भी बता सकते हैं। आप इसका अगर ग्राफ बनाएंगे t के साथ, तो आप बोलेंगे कि भाई ये ग्राफ जो है कुछ ऐसे आ रहा है ना, t बराबर 0 पर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि t बराबर 0 फीड करूंगा तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और ये इन्फिनिटी पर क्या किधर अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर, इट इज टेंडिंग टू 0। अब अगर आप यहाँ लिमिट लगा दीजिए, फाइनल वैल्यू का मतलब है, मैं कह रहा हूँ लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ft। सो अगर ये फाइनल वैल्यू है तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e पे पावर -80, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e पे पावर 80, डेफिनेटली ये क्या होगा, 0 होगा। आ गया। अगर मैं इसको इससे निकालूं तो मुझे पता है कि ये मैं कह रहा हूं लिमिट s टेंड्स टू 0 s fs, तो fs जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft है, तो e पे पावर -80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1/s प्लस a। तो मैं कह रहा हूं लिमिट s टेंड्स टू 0 s बाई s प्लस a। तो आप देखिए दोनों तरफ 0 रख करके, दोनों तरफ 0 रख के देखिए 0 आएगा, इस रूट से आई है, इस रूट से आई, s 0 रखा, 0/0 प्लस a है 0। तो इस तरह से जो है हम फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो बहुत बिग डेफिनेशन नहीं है, 2 लाइन है और मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स भी क्या है, लिमिट का सवाल है। आप अगर लिमिट के सवाल को नहीं बनाए हैं तो कम से कम कंट्रोल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सवाल बना लीजिए। तो अगर कोई आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम पूछे समझाने के लिए या अप्लाई करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिमिट का सवाल है वो मान के चलिए, और कुछ नहीं। इट इज नथिंग बट अ प्रॉब्लम ऑफ लिमिट ऑफ द मैथमेटिक्स विद स्पेशल केस कि s टेंड्स टू 0 है, इससे अच्छा लिमिट तो मिल ही नहीं सकता है, वे 0 कर दो, यानी यही देखना है कि डिनोमिनेटर में 0 ना हो, अगर है तो कैंसिल आउट करो, और नहीं तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इतना सिंपल है लिमिट, ठीक है। तो अब क्या क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, टेबल कैसे निकालना है, प्रॉपर्टी कैसे बनाना है, प्रोसीजर क्या है। नाउ द इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन। तो इंपॉर्टेंस है उसका से एप्लीकेशन। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या, कोई आपसे पूछ दे कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, 3 नंबर में पूछ दे तो कम से कम 4-5 पॉइंट लिखिए, 3 पॉइंट लिखिएगा तो 3 नंबर मिल सकते हैं, 6 पॉइंट लिखिएगा तो ज्यादा अश्योरिटी हो सकता है एग्जामिनर के, यानी 3 पॉइंट 3 नंबर और भी पॉइंट्स थे, तो सारे पॉइंट्स लिखिए। कितना लगेगा समय, 5 से 10 मिनट लगेगा, ठीक है। तो वो जो इंपॉर्टेंस किताब में आपकी दिया हुआ है ना, अगर कोई कह रहा है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यही हो सकता है, और क्या पूछा जाएगा, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ, इंपॉर्टेंस के बदले सिग्निफिकेंस भी लिख सकता है कोई, सिग्निफिकेंस का मतलब कोई ऐसे भी पूछ सकता है घुमा के कि टेल व्हाई द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इंपॉर्टेंट इन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो बात वही है, हमें सभी में वही बातें लिखनी है जो हम बता रहे हैं अभी। तो कह रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पहला क्या है कि ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन। तो पहला फायदा तो यह है कि टाइम डोमेन में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में बोल रहा हूं, इसको आप एस डोमेन समझिए, ठीक है। एस इज अ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली एस एक नंबर है जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है। तो ये कह रहा है टाइम डोमेन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी मान लीजिए आप कोई भी सर्किट सॉल्व करते हैं तो एल डी स्क्वायर आई
बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर आई ऐसे करके इक्वल टू कुछ है ई टी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो टाइम डोमेन है इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन में। तो कौन सा ज्यादा आसान है? डेफिनेटली दिस इज रिलेटिवली मोर इजी टू, रिलेटिवली इसके रिलेशन में, इसके कंपैरिजन में ज्यादा आसान है। हो सकता है किसी को अलजेब्रिक भी मुश्किल लगता हो, लेकिन जिसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन मुश्किल है वो अलजेब्रिक इक्वेशन में देखेगा कि नहीं आसान। तो पहला सिग्निफिकेंस तो यही लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कि ये टाइम डोमेन इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एक एस डोमेन अलजेब्रिक इक्वेशन में चेंज करता है, जो कि इजी है सॉल्व करना। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सिस्टम इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये देखो ये इक्वेशन है, ये इसका कैरेक्टर बता रहा है एल आर एल सर्किट का। जब मैं इसको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाता हूँ तो मैं आउटपुट बाय इनपुट को देखता हूँ कुछ ऐसे, एस एल होना चाहिए, डी स्क्वायर आई नहीं, डी आई बाई डी टी होगा। तो एस एल है, एस एल एस एल एस एल एस एल, ठीक है, एस एल प्लस आर, ये सही कर लेंगे। तो अभी क्या हो गया हमारा कि ये जो था, ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये एस एल प्लस आर है, यहाँ क्या है डी आई बाई डी टी इंटू एल, ये वाला प्लस ये आर। तो ये पैटर्न जो है इससे रिजेंबल कर रहा है। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन है, दैट इज अलजेब्रिक इक्वेशन। तो बात बराबर ही है, पॉइंट ऐसा कुछ अलग से कह दिए। सॉल्यूशन इन टाइम डोमेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो या तो मैं इसको सॉल्व करके आईटी निकालूं कि आईटी क्या है, एक तरीका है टाइम डोमेन में ही सॉल्व करूं। दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ जो आई एस है वो है ई एस बाई एस एल प्लस आर। तो जो मेरा आई टी है वो कुछ नहीं है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आई एस है, यानी कि मैं यहां से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई एस बाई एस एल प्लस आर लाके सेम यही चीज मैं यहां निकाल लूंगा। तो मेरे पास दो रूट है, टाइम डोमेन से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सपर्टाइज को यूज करके सॉल्व करूं आईटी, यानी इस टर्म को जो है अननोन है, या मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके निकालूं। तो आसान हो गया आपका। इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू ऑफ थ्योरम ऑफ अ फंक्शन कैन बी इजीली डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो आप देख रहे हैं कि अभी जो मैंने e पे पावर माइनस एस टी का निकाला, e पे पावर माइनस ए टी का निकाला, वो t टेंड्स टू इनफिनिटी में भी निकल जाएगा यहाँ तो, लेकिन और भी बड़े फंक्शन हो सकते हैं कि जिसका मैं इधर आसानी से निकाल सकूं एस डोमेन में, इन रिस्पेक्ट ऑफ अगर मैं टाइम डोमेन में उसका फाइनल वैल्यू निकालना चाहूँ। जैसे कि मैं अगर कोई बड़ा टर्म ले लूँ, बड़ा टर्म क्या ले लूँ मैं, जैसे टी पे पावर इनफिनिटी लूँ अगर मैं, ऐसा कुछ तो आपकी किताब में नहीं है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, आप क्वाइट इजीली सॉल्व कर दोगे फाइनल वैल्यू थ्योरम को। बट कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो सकते हैं जिसको कि ज़्यादा आसानी से, मतलब आप समझो सीधा मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको लिमिट t टेंड्स टू इनफिनिटी दूँ सॉल्व करने के लिए और कोई लिमिट आपको दे s टेंड्स टू 0, तो आपको पता चलेगा कि ये ज़्यादा आसान है सॉल्व करना। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए t पे पावर n, डेफिनेटली ये इनफिनिटी जा रहा है। अगर मैं s टेंड्स टू 0 कहूँगा तो मुझे ये लिखना पड़ेगा n का फैक्टोरियल बाई एस एन प्लस 1। ये भी होगा कि भाई इतना बाई ये 0 की तरफ जा रहा है तो ये इनफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अभी तो सिंपल है, बट अगर मैं कोई बड़ा एक्सप्रेशन रख दूं जहां t का टर्म है, तो आप देखेंगे कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके फंक्शन को s में रख दूं और s टेंड्स टू 0 से वो जो है इजी हो जाएगा। वो एग्जांपल्स एक्सपीरियंस से आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। उसके बाद कह रहा है कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम कैन ओनली बी डिटरमिन्ड यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आगे एक और टर्म आता है जो आपने पढ़ा, लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ही निकाल सकते हैं। उसके अलावा स्टेबिलिटी भी हमने जो स्टेबिलिटी चैप्टर में जो आपको पढ़ाया था, तो आपने देखा था कि एक टाइम डोमेन से हम उसका पूरा रिस्पांस निकालने या उसके पोल जीरो प्लॉट को देख के भी हम स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो पोल जीरो प्लॉट कब निकालेंगे? जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो
और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहाँ से आएगा? जब आप लाप्लेस ट्रांसफर फंक्शन हो, और ट्रांसफर फंक्शन कहाँ से आएगा? जब आपके पास लाप्लेस ट्रांसफॉर्म हो। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि स्टेबिलिटी ऑफ किसी सिस्टम को देखने के लिए हमें जो है वो आसान है लाप्लेस ट्रांसफॉर्म जानना। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी अगर आपको देखना है, ध्यान करिए, स्टेबिलिटी के लिए आपको चाहिए पोल जीरो प्लॉट। पोल जीरो प्लॉट के लिए आपको चाहिए ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन के लिए आपको चाहिए, सॉरी पोल्स प्लॉट है ये, लेकिन ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन के लिए आपको चाहिए लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ। तो अल्टीमेटली लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ही लगा के किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, फिर उसे आप प्लॉट करेंगे पोल्स और जीरोस के, और फिर आप उसको देख करके स्टेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4-5 प्रॉपर्टी हैं। और अभी इसने कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने मतलब है कि एक क्वांटिटी का एक्सप्रेशन टाइम डोमेन में। अभी ये क्वांटिटी सिर्फ मैथमेटिशियन के लिए एक टर्म है, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये करंट का बिहेवियर है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो एंड पॉइंट यही कह रहा है कि टाइम डोमेन जो रिस्पॉन्स है वो भी हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। बात बराबर है, हम यहाँ से निकाल कैसे ला सकते हैं, ये टाइम डोमेन रिस्पॉन्स ही मैं निकाल रहा हूँ। इससे करके 6 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या हो गया कि किसी भी टाइम डोमेन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अलजेब्रिक में चेंज कर सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात क्या हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगा वो इसमें आराम से आपको मिल जाएगा। तीसरा कह रहा है आपका कि जो टाइम डोमेन सॉल्यूशन होगा वो इनवर्स लाप्लेस से निकाल सकते हैं। तो फिर ये पॉइंट रिपीटेड है, यानी पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 7 रिपीटेड है। ठीक है, फिर इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम आप जो है आसानी से लगा करके इस डोमेन में फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये ठीक है। उसके बाद आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो अपने चैप्टर्स को देखिए ना, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 जो भी है, पहला तो डेफिनेशन है आपका, दूसरा क्या है आपका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर फंक्शन। तो आप समझिए कि लाप्लेस ट्रांसफॉर्म से सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या चैप्टर आ जाता है, टाइम डोमेन रिस्पॉन्स। तो आपका ये से आप टाइम डोमेन रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। अच्छा, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म में ही आप देखते हैं कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं अलजेब्रिक में। तो एक प्रॉपर्टी वही है। दूसरा ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, तीसरा टाइम रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं, चौथा स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट तो ऐसे ही बन रहे हैं। जितने चैप्टर्स हैं उतने प्रॉपर्टीज लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। फाइन। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा कि कोई अगर इंपॉर्टेंस पूछ ले, 3 इंपॉर्टेंस आपके हाथ में है। चैप्टर नंबर जो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से लिख लीजिए भाई, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म से मैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक में चेंज कर सकता, हो गया। दूसरा, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म से हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं जो एनालिसिस में आपको बेटर वर्क करेगा, 2 हो गया। तीसरा, आप जो है ट्रांसफर फंक्शन दूसरा हो गया। तीसरा, आप टाइम डोमेन रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं इनवर्स लाप्लेस ट्रांसफॉर्म को यूज करके, 3 हो गया। चौथा, आप स्टेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग पोल जीरो प्लॉट, जो कि ट्रांसफर फंक्शन से आता है, ट्रांसफर फंक्शन लाप्लेस ट्रांसफॉर्म से आता है। तो 4 पॉइंट हो गया। ओके, ठीक है। तो इसके बाद एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन एक पूरा पैरा लिख दिया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई कह दे, हो सकता है शॉर्ट नोट्स कह दें, मान लीजिए कि शॉर्ट नोट्स अगर कोई पूछे कि लाप्लेस ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन पे शॉर्ट नोट्स लिखिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आप थोड़ा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कम या ज्यादा कर लेंगे। तो मैं किताब में बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है कि कंट्रोल सिस्टम जो है मे पर्टेन टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, थर्मल सिस्टम। यानी कंट्रोल सिस्टम तो कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, थर्मल हो, हाइड्रोलिक हो, न्यूमेटिक हो। दीज सिस्टम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इज द लैंग्वेज ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, आप किसी भी सिस्टम को, जो कि डायनेमिक कंडीशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व होंगे। तो किसी भी सिस्टम को मैथमेटिकल अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, स्पेसिफाइड इनपुट के लिए आउटपुट आएगा, तो यू कैन ईदर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और you can apply Laplace transform and convert those differential equation into algebraic equation, then simply solve for the unknown and then again take inverse Laplace transform to get the answer in time domain. So that is the application, that is the importance of application। अलग अलग कह दें लेकिन एक ही है करीब देखा जाए। ठीक है, सो टाइम डोमेन सॉल्यूशन को हम आराम से लाप्लेस ट्रांसफॉर्म से निकाल सकते हैं। इतना ही है आपका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लेस ट्रांसफॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, जो टेबल आपने बनाया है उसको रिवर्स यूज करना है, दाएं को बाएं देखना है। लेकिन उसके पहले आपको क्या है, एलिमेंट्री फंक्शन में तोड़ना है, जो एलिमेंट्री आपके रिजल्ट्स हैं डिराइव्ड। फाइन, तो आपको वो पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे अप्लाई करेंगे। वो 2-3 डिराइव रिजल्ट्स है, उसको आप गूगल कर लीजिए,
और पार्शियल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन कैसे हम ब्रेक करके बनाते हैं किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को, वो आप सीख लीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ इन वीडियोस पर भी बना लेने का। ओके, फाइन।